हिलाया नहीं जा सकता। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के जो प्राइवेट वीडियोस हमने आपको इस हफ्ते दिखाए, उसके बाद रिया चक्रवर्ती की जमानत की याचिका कल मुंबई की कोर्ट ने खारिज कर दी। जी न्यूज पर दिखाए गए इन वीडियोस के बाद यह साबित हो गया है कि रिया चक्रवर्ती खुद भी ड्रग्स लेती थी। जी न्यूज वो चैनल है जिसने पहले ही कह दिया था कि रिया चक्रवर्ती को जमानत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम वो चैनल हैं जिसने रिया चक्रवर्ती का प्रायोजित इंटरव्यू करने से इनकार कर दिया था और हमने ही आपको सबसे पहले बताया था कि रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होने वाली हैं। सुशांत सिंह के मामले की छानबीन के दौरान हमें ये प्राइवेट वीडियोस मिले। वैसे तो ये कभी सामने नहीं आने चाहिए थे, लेकिन अब ये मामला इतना आगे बढ़ चुका था कि हमें ये वीडियो आपको दिखाने का फैसला करना ही पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लोगों की भावनाएं एक तरफ और सच्चाई दूसरी तरफ है। मीडिया में टीआरपी यानी रेटिंग को हासिल करने के लिए एक महाभारत छिड़ी हुई है। इस युद्ध में हर रोज मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, लांघी जा रही हैं, लक्ष्मण रेखाएं लांघी जा रही हैं, लेकिन इन सारी बातों से सच्चाई नहीं बदलती और सच्चाई क्या है वो शायद आपको कोई बता नहीं रहा। इसलिए ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह के मामले में सच कहीं खो गया है, क्योंकि सच में कोई मसाला नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कैसे अब ये मामला अपने नतीजे की तरफ बढ़ रहा है और सच कई बार कड़वा लगता है, सच बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए हम जानते हैं कि ये सब करने के बाद हमारी ट्रोलिंग होगी, हमारे ऊपर भी एक खास तरह के लोग नए नए आरोप लगाएंगे, लेकिन हम सच के साथ हैं और हम आपको भी आश्वासन देना चाहते हैं कि इस चैनल पर आप सिर्फ सच देखेंगे। और अगर आप सम्मान से जीना चाहते हैं तो आपको जान की बाजी लगाने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया भी उसी को झुककर सलाम करती है जो बड़े बड़े जोखिम लेना जानता है। भारत को इस हफ्ते कूटनीति और सैन्य मोर्चों पर 2 बड़ी सफलताएं मिली हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच 10 सितंबर को मुलाकात के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया, उसमें दोनों देशों का लहजा बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। यह पहला मौका है जब चीन भारत को अपनी चौकियों से पीछे जाने के लिए कह रहा है। इस हफ्ते भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के बाद अब उत्तरी किनारे पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारतीय सेना को लद्दाख में मिली इस बढ़त का मतलब भी आज हम आपको जरूर समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत दफ्तर तोड़ने के खिलाफ कल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। कंगना ने खुद ही राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। कल शाम 4 से 4:30 के बीच मुलाकात हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने कंगना के साथ हुई घटना को गलत बताया था। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर आज फिर निशाना साधा है। कंगना ने ट्विटर पर सोमनाथ मंदिर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, इस सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की ही होती है। हर हर महादेव। दिल्ली में आज कंगना रनौत के समर्थन में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कंगना के समर्थन में हाथों में पोस्टर लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ड्रग्स मामले में जी न्यूज के बड़े खुलासे के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। जी न्यूज ने खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को ड्रग्स से जुड़े बॉलीवुड के 25 नाम बता दिए हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का है। इसके अलावा रिया ने एक्टर रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, रोहिणी अय्यर और मुकेश छाबड़ा का नाम भी पूछताछ में बताया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी जल्द पूछताछ के लिए 5 लोगों को समन भेजेगी। ये पता चला है कि रिया और सारा एक ही व्यक्ति से ड्रग्स खरीदती थी। कई बार सारा ने ड्रग्स बट खरीद कर रिया को भी बताया। एनसीबी को उसी व्यक्ति की कई जानकारी मिली है। अनुज केशवानी की निशानदेही पर आधा किलो गांजा बरामद किया गया। रिया ड्रग्स मामले में एनसीबी ने करमजीत उर्फ केजे को गिरफ्तार किया है, जो शोविक चक्रवर्ती को ड्रग्स की सप्लाई करता था। एनसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और गोवा में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान काफी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद हुई है। एनसीबी ने गोवा से कोस्टा नाम के एक ड्रग पेडलर को भी पकड़ा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा से बात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने पूर्व नौसेना अधिकारी श्री मदन शर्मा से बात की, जिन पर मुंबई में कुछ बदमाशों ने हमला किया और उनकी सेहत के बारे में भी पूछा। पूर्व अधिकारी पर हुआ यह हमला अस्वीकारनीय और खेदजनक है। मैं मदन जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने रक्षा मंत्री से बात होने के बाद संतोष जताया। हादसा जो हुई है वो पूरा मैं उनको बतलाया। उन्होंने इस हादसा का कंडेम किया है, बहुत दुख जताया, बोला कि हमसे जो भी कुछ होगा सहायता हम करेंगे आपका, आप चिंता मत कीजिए। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के परिजनों के साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर जमा हुए लोगों ने शिव सैनिकों की इस गुंडागर्दी के खिलाफ जबरदस्त विरोध दर्ज किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तस्वीर का मीम साझा करने पर शिव सैनिकों ने पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट की थी। इसके बाद कांदीवली पुलिस स्टेशन में मदन शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। चुनाव आयोग ने आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रत्याशियों और उनकी राजनीतिक पार्टियों को अखबारों, टीवी चैनलों पर अपने आपराधिक इतिहास का 3 बार विज्ञापन देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बदलाव से वोटर्स को उस प्रत्याशी के बारे में ज्यादा जानकारी रहेगी जिसे वो चुनने जा रहे हैं। पहला विज्ञापन नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख के शुरुआती 4 दिनों के भीतर देना होगा। दूसरा विज्ञापन नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख में 5 से 8 दिन बाकी रहने के भीतर देना होगा। और तीसरा विज्ञापन चुनाव प्रचार में जब 9 दिन बाकी रह जाएं, तब से लेकर चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक देना होगा। चुनाव आयोग की ओर से आपराधिक छवि के उम्मीदवारों पर दर्ज मुकदमों के ब्यौरे को विज्ञापन के रूप में प्रचारित करने के लिए इससे पूर्व 10 अक्टूबर 2018 और 6 मार्च 2020 के निर्देश जारी किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 भारतीय युवाओं को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रिहा कर दिया। भारतीय सेना के मुताबिक सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सभी 5 लोगों को किबुतु से रिसीव किया गया है। कोरोना महामारी पर गाइडलाइंस के अनुसार 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद ही उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। रिहाई के बाद चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने इन 5 भारतीयों को चीन में आए भारत का जासूस कहा है। पीएलए ने मंगलवार को बताया था कि भारत चीन सीमा से 4 सितंबर को लापता हुए 5 युवा उसे सीमा के उस पार मिले हैं। मध्य प्रदेश के 1,75,000 परिवारों का सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परिवारों को घर की चाबी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने गरीब परिवारों से बात की और कहा कि हमारी कोशिश यही है कि गरीबों को ताकत दें और गरीबी मिटा सकें। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल नहीं होता तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए आपका प्रधान सेवक आपके बीच होता। उन्होंने आगे कहा कि पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार लोगों के पास जा रही है। आपसे निवेदन है बहुत ज्यादा, मेरे घर पे आमंत्रित आए और मेरे हाथ की चाय और पोहे खाएं और आप आमंत्रित स्वीकार करने का आप मेरे को हाँ या ना में जवाब दें। चलिए, आपका निमंत्रण मेरी सर आंखों पर, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके हाथ से भोजन प्राप्त करूं। चुशूल में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना की विकास फोर्स के कमांडर शहीद न्यमा तेंजिन को न्यूयॉर्क में तिब्बत कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। कमांडर तेंजिन 29 से 30 अगस्त की रात चुशूल में शहीद हुए थे। न्यूयॉर्क में तिब्बत कांग्रेस ने शहीद तेंजिन को श्रद्धांजलि देकर एक बार फिर चीन से तिब्बत की आजादी का संकल्प दोहराया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान तिब्बत में चल रही चीन की ज्यादतियों की तरफ खींचा। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 97,570 केस दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक कोरोना के 46,59,000 मामले हो चुके हैं। एक दिन में 1,201 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में रिकॉर्ड 81,533 सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक 36 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन का परीक्षण जानवरों पर सफल रहा है। जिन न्यूज चैनल्स ने जितनी सस्ती पत्रकारिता की, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने देखा, उन्हें उतने ही ज्यादा दर्शकों ने सराहा है। जिसका स्तर जितना नीचे है
लोगों ने उसको उतना ही पसंद किया है। जिसके स्टूडियो में सबसे ज्यादा चीखा चिल्ली हो रही है, सबसे ज्यादा अपमानजनक बातें हो रही हैं, जिस चैनल पर जितनी ज्यादा गाली गलौच आपको देखने को मिल रही है, उस चैनल की उतनी ही ज्यादा टीआरपी है। टीआरपी के आंकड़ों से यह लगता है कि लोगों को न्यूज चैनलों के स्टूडियोज में मारपीट और गाली गलौच होते देखना ही ज्यादा पसंद है। न्यूज चैनल अक्सर वही समाचार ज्यादा दिखाते हैं जिन्हें ज्यादा दर्शक देखना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स को भी अपनी टीआरपी की चिंता रहती है। ऐसा लगता है मानो दर्शकों को अब इंस्टेंट जस्टिस यानी तुरंत न्याय चाहिए। वो पुलिस की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते अब इन्वेस्टिगेशन में, वो अदालतों की कोई भूमिका नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कोई भी मामला अगर हो, तुरंत न्यूज चैनल के स्टूडियो में उसके बारे में सुनवाई हो जाए, तुरंत पता चल जाए दोषी कौन है और तुरंत इंस्टेंट न्याय हो जाए 2 मिनट के अंदर। हम आपको हमेशा एक बात कहते हैं और वो ये कि हम आपको खबर तो दिखाते ही हैं, लेकिन खबर से भी ऊपर हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये है कि आप तक सिर्फ सच पहुंचे। और सच कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अक्सर आप तो जानते हैं सच कड़वा होता है। सच बहुत सारे लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, सच देखने में अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है। लेकिन सच में ताकत बहुत होती है, और जब सच सामने आता है तो इसकी चमक पूरी दुनिया को महसूस होती है। हमने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के 3 बहुत ही अहम वीडियो आपको इस हफ्ते दिखाए हैं, और उसके पीछे एक मकसद था। मकसद यह था कि आप तक सच पहुंचे, और इसके लिए हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी पर झूठे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो हैं ये अपने आप में बहुत बड़े सबूत हैं। ये वीडियो अपने आप में सारी कहानी आपको बता रहे हैं। ये वीडियो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। इस पूरे हफ्ते हम भी काफी विवादों में रहे, और शुरुआत में पहले दिन जब हमने ये वीडियो आपको दिखाया तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये वीडियो हम क्यों दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगा, और जैसा कि हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि सच कड़वा होता है, सच को सामने आने में समय लगता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग्स के एंगल के सामने आने के बाद रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी एनसीबी ने की थी, और कोर्ट ने अब उन्हें 22 सितंबर तक के लिए जेल भेजा है। और माना जा रहा था कि रिया को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाएगी, उनके भाई को भी आसानी से जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। रिया ये भी कहती रही हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स ली ही नहीं, और जब उन्होंने जमानत की अपनी ये याचिका दाखिल की थी अदालत में, तो रिया ने ये कहा था कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं ड्रग्स लेने के, देने के, सप्लाई करने के, वो सारे के सारे आरोप गलत हैं। और रिया ने यह कहा था कि उन्हें एक झूठे मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा रिया ने कहा था। और जितने भी आरोप एनसीबी ने लगाए थे उनके ऊपर, उन सब आरोपों से रिया ने इनकार किया था और कहा था कि उनसे जबरदस्ती ये कबूलनामा ले लिया गया। लेकिन अदालत ने रिया की ये सारी बातें नहीं मानी, और रिया के मामले में अदालत को एनसीबी ने जो कुछ भी बताया है उसमें अदालत को मेरिट लगा, उसमें अदालत को सच्चाई लगी। इसीलिए रिया अब जेल में ही रहेंगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि अदालत के आदेश की कॉपी मिलने के बाद वो अगले सप्ताह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। तो ये वो वीडियो है
जो सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें रिया भी ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और रिया के पीछे दो लोग और हैं, एक जो गिटार बजा रहे हैं और उनके पीछे एक सज्जन और हैं, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि ये दोनों लोग कौन हैं, क्योंकि ये भी रिया के साथ साथ उसी ड्रग्स वाली सिगरेट को शेयर कर रहे हैं, यानी ये दोनों लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं। Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे हाथ में है, ये fix है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से रहें। पहले शॉट का अच्छा लगता है। अब हम आपको इस हफ्ते के बारे में बताते हैं। जब ये हफ्ता शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे रिया के लिए भी काफी सपोर्ट अब आने लगा है। रिया को सपोर्ट करने वाले लोग काफी एक्टिव हो गए थे और जी न्यूज की जब एंट्री हुई इस पूरे मामले में इस हफ्ते, तो हमें यह लगा कि एक मीडिया हाउस की, एक न्यूज चैनल की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, बिना किसी का अपमान किए, बिना शोर शराबा किए हम आपके सामने सच्चे सबूत पेश करें और हम आपके सामने सच को रखें, और एक के बाद एक हर दिन हम आपके सामने इस केस को लेकर हर रोज एक सच आपके सामने रखते चले गए। ये हफ्ता खत्म होते होते पूरी कहानी कैसे पलट गई है ये आपने देखा होगा। जी न्यूज पर हमने आपको सुशांत और रिया के इस हफ्ते 3 बहुत अहम वीडियोस दिखाए। ये उनके प्राइवेट वीडियोस थे। हम कभी नहीं चाहते थे कि ये वीडियोस हम उन्हें दिखाएं, और हमें आपको ये बताते हुए आज संतोष हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि ये वीडियोस हम चाहते तो आपको पहले भी दिखा सकते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती का पहले गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था। रिया चक्रवर्ती जैसे ही गिरफ्तार हुई उसी दिन शाम को हमने ये वीडियो आपको दिखाने शुरू कर दिए थे, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी हमें यह महसूस हो रहा था कि जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है। उस सच की बात कोई कर नहीं रहा जिसकी गवाही ये सारे के सारे वीडियोस दे रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि हम आपको ये सारे वीडियोस दिखाएंगे, और उसी का नतीजा है कि गिरफ्तारी के 3 दिन के अंदर जमानत पाने की रिया की सारी कोशिशें असफल हो गईं, क्योंकि पूरे देश ने देख लिया कि रिया झूठ बोल रही हैं और वो खुद भी ड्रग्स लेती थी। अब हम आपको एक एक करके वो वीडियोस दिखाते हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को इस बार पलट कर रख दिया। ये देखिए। This is me and that's tobacco. Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे हाथ में है, ये fix है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से रहें। पहले शॉट का अच्छा लगता है। First, get the person who will do our first job. Then we can find how we work. You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon lunch. No. Look, your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. You're only eating it? You're not eating in the day? Why? इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं?
Pink. तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लॉरेन, अभी तुम हारे ना लूडो में? No. झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2. तुम्हारे तो 0. नहीं बाबू, तुम अपने आप को जीरो नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम्हें हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूंगी। तो ये 3 वो वीडियोस हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया और इस देश के लोगों ने पहली बार ये देखा कि सुशांत की क्या हालत बनाकर रखी थी रिया ने। सुशांत की मृत्यु हुई है जून में और ये जो वीडियोस थे ये थे फरवरी के, यानी कुछ महीने पहले सुशांत की ऐसी हालत हो गई थी। इन वीडियोस से कुछ सवाल निकलते हैं और हम ये चाहेंगे कि जो भी एजेंसीज इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं, चाहे वो सीबीआई हो या एनसीबी हो, उन्हें इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढने चाहिए। पहला सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की दवाओं के साथ साथ इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स क्यों दी कि उनकी यह हालत हो गई जो अभी आपने यहां देखी। रिया जानती थी कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं और इसके बावजूद वो उन्हें ड्रग्स भी देती रही, हैवी डोज देती रही ड्रग्स की। और डॉक्टरों का ये कहना है कि डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स का एक साथ सेवन करना अपने आप में जानलेवा फॉर्मूला है, इससे जान भी जा सकती है। और सुशांत की जो तबीयत खराब हुई उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है। क्यों हुआ ऐसा? दूसरा सवाल, रिया चक्रवर्ती सुशांत के वीडियोस ऐसी स्थिति में क्यों बना रही थी? क्योंकि हमने जो आपको वीडियोस दिखाए उनमें ऐसा लगता है कि ये सारे वीडियोस रिया ने बनाए। रिया सुशांत को प्यार करती थी, ऐसा वो दावा करती हैं। वो उनसे शादी भी करना चाहती थी, ऐसा भी वो कहती हैं। लेकिन सुशांत की ऐसी हालत में, जब वो काबू में नहीं है, अपने ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, जब वो शायद ऐसा लगता है जैसे नशे में है, उन्हें नशा दे दिया गया है या उन्होंने खुद लिया है, हम नहीं कह सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में रिया उनके वीडियोस क्यों बना रही थी? और एक नहीं, बहुत सारे वीडियोस रिया ने ऐसे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? इन वीडियोस का इस्तेमाल कहां होने वाला था? और तीसरा और आखिरी सवाल ये कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बीमार हालत में दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में रिया ने उन्हें अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? अगर उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी तो सबसे पहला काम जो रिया को करना चाहिए था वो ये कि सुशांत को वो अस्पताल में भर्ती कराती। हमने आपको ये भी बताया था कि इनमें से एक वीडियो ऐसा है जो रिया के घर पर शूट किया गया है, जब सुशांत रिया के घर पर थे। अभी आपको दोबारा से वो दिखाते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें वो रिया के घर पर हैं, रिया शूट कर रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि रिया के जो पिता हैं वो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं। और अगर सुशांत उनके घर पर है और परिवार को ये पता है कि रिया सुशांत से शादी करना चाहती हैं, दोनों के बीच संबंध हैं, ऐसे में भी रिया के पिता ने डॉक्टर होते हुए भी सुशांत की कोई मदद नहीं की। कम से कम उन्हें तो सुशांत की मदद करनी चाहिए थी और रिया जो लगातार उन्हें ड्रग्स लाकर दे रही थी उसको रोकना चाहिए था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो संदेह के घेरे में इस पूरे परिवार को लेकर आती है। अब हम आपको वापस उस वीडियो पर लेकर चलते हैं जिसमें रिया खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में सुशांत और रिया के साथ इस कमरे में 2 और लोग दिखाई दे रहे हैं। ये 2 लोग वो हैं, इनमें से एक हैं जो गिटार प्ले कर रहे हैं और इनका नाम है सैमुअल हॉकिप, जो गिटार प्ले कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, इनका नाम है सैमुअल हॉकिप और उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनका नाम है सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सिद्धार्थ के जो सुशांत के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। ये दोनों सुशांत सिंह राजपूत की क्रिएटिव टीम का हिस्सा थे। जो व्यक्ति गिटार बजा रहा है इसका नाम सैमुअल हॉकिप है। ये सुशांत सिंह के साथ उनकी टीम में काम करते थे और जो पीछे सिद्धार्थ पिठानी बैठे हैं वो भी सिद्धार्थ के लिए काम करते थे। और जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि ये भी रिया के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहे हैं, उसी सिगरेट को। अब आप देखिए, ये सैमुअल हॉकिप के हाथ में ये सिगरेट गई, उन्होंने इसका एक कश लगाया, दोनों बहुत खुश हैं। देखिए, ये कश इन्होंने लगाया सैमुअल हॉकिप ने और इसके बाद कश लगाकर इन्होंने ये ड्रग से भरी हुई सिगरेट अब दे दी है सिद्धार्थ पिठानी के हाथ में।
और अब वो पी रहे हैं। और अब यहां सुशांत सिंह राजपूत अपनी सिगरेट रिया को दे रहे हैं। यानी इन 4 लोगों के ग्रुप में 2 ड्रग्स से भरी हुई सिगरेट चल रही हैं। एक सिगरेट है सुशांत के हाथ में, बाद में सुशांत और रिया इसे शेयर करते हैं, और एक सिगरेट उन दोनों लोगों के बीच में है। खास बात यह है कि एक और लड़की आपको पीछे सोफे पे बैठी हुई नजर आ रही है और एक और व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है। वो लोग इस ड्रग्स के पूरे मामले में शामिल नहीं है। ये लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, वो पीछे चुपचाप बैठे हुए हैं। अब हम ये चाहेंगे एनसीबी से, जो कि एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कि इस वीडियो को आधार बनाकर उन्हें इन दोनों लोगों को, रिया गिरफ्तार हो चुकी हैं, सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सुशांत के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों लोग पीछे बैठे हुए हैं, सैमुअल हॉकिप जो आपने देखा और सिद्धार्थ पिठानी, इन दोनों लोगों को एनसीबी को और सीबीआई को, दोनों को पूछताछ, सीबीआई तो इनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन एनसीबी को अब इन दोनों लोगों को बुलाना चाहिए और इस वीडियो के आधार पर इनसे पूछताछ करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि ये जो ड्रग्स ले रहे हैं इस वीडियो में, ये ड्रग्स कहां से आई थी, कौन लेकर आया था, इसमें रिया की क्या भूमिका थी, और ये ड्रग्स वाली जो सिगरेट है इसका पैसा किसने दिया था। यानी ये दोनों लोग जो हैं ये अब गवाह भी बन सकते हैं और साथ साथ मुल्जिम भी बन सकते हैं, क्योंकि ये भी ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों से भी अब एनसीबी को पूछताछ करनी चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें बुलाना चाहिए। यानी ये वीडियो अपने आप में एक अलग घटना के तौर पर इसको लेना चाहिए और इस घटना की जांच होनी चाहिए। जब इस घटना की जांच होगी इस दिन की, तो बहुत सारी बातें अपने आप सामने निकल आएंगी। संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो जी न्यूज पर सुशांत सिंह और रिया के वीडियोस दिखाए जाने के बाद से पूरे मामले में यह नया मोड़ आया। इन वीडियोस का असर इस मामले की जांच पर जरूर पड़ेगा और पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इससे रिया की भूमिका सीधे तौर पर सवालों में आ गई है। रिया की जमानत याचिका खारिज होने का श्रेय भी अब जी न्यूज को दिया जा रहा है। और हम आपको जो पहले दिन से बात कर रहे थे वो ये है कि किसी भी न्यूज चैनल को इसमें टीआरपी नहीं देखनी चाहिए, इसमें एजेंडा नहीं देखना चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को प्ले करना चाहिए, जिससे इंसाफ पाने में मदद हो, और वही काम जी न्यूज ने किया है। जी न्यूज को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। सुधीर जी, ये जो आपने वीडियो आज दिखाया है, वो वीडियो मुझे लगता है कि पूरी तरह से आरोपी की जो बुनियाद की इमारत खड़ी है वो उध्वस्त कर देती है। क्रिमिनल लॉ में एक बड़ा अहम फंडा है, आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन सरकमस्टेंसेस नहीं। मुझे लगता है कि ये बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है
और एनसीबी ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तार जोड़ ली है। कानून ये भी कहता है अगर कोई कन्फेशन रिट्रैक्ट करता है, जैसे रिया ने किया है कि उसका बयान एनसीबी ने फोर्सफुली लिखा है, तो कानून की मांग रही थी कि कोरॉबोरेटिव कॉन्टेम्पररी एविडेंस दीजिए। मुझे लगता है कि वीडियो एक बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, शायद वो रिया को झूठा कर पाएगा। जो एक्सपोजर और जो खुलासे जी चैनल ने किए हैं वो आगे रिया के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जमानत मिलने में उसमें बहुत कठिनाइयां अब आ जाएंगी, क्योंकि जो अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसको नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। जी न्यूज़ ने ये जो अभी वीडियो सब लोगों को दिखाया है उससे ये स्पष्ट है कि जो आदमी इसमें दिखाई दे रहे हैं वो नशा के इम्पैक्ट में है, और नशा करके ही जो इनका बिहेवियर है, वो जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, जिस ढंग से बिहेवियर कर रहे हैं, वो स्पष्ट है। मीडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस सारे मसले में यहाँ पर लिया है, और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है, और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा ऐसा मुझे लगता है। जी न्यूज़ ने मतलब ड्रग के संबंध में बहुत सारी जानकारी लोगों के सामने लाई, और उसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और भी जो कुछ लोग हैं उसके संबंधित जो ड्रग माफिया है, तो मैं जी न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सही बात लोगों के सामने लाई। इसीलिए रिया जैसी एक अभिनेत्री आज जेल में चली गई है, और जी न्यूज़ ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन खबरों से प्रमाणित होता है कि रिया चक्रवर्ती निरंतर ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी और खुद भी ड्रग्स लेती थी, और सुशांत को भी ड्रग सप्लाई की जाती थी। कुछ चैनल भी प्रायोजित इंटरव्यू करके शायद रिया की मदद करना चाहते हैं, ऐसा उनके फुटेज से, उनके कन्वर्सेशन से और उनके इंटरव्यू से साबित होता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जी न्यूज़ ने उस का भी पर्दाफाश किया है, और जो रियलिटी थी वो जनता के सामने आई है। मैं स्वागत करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी की प्रामाणिक पत्रकारिता का, क्योंकि आज जी न्यूज़ ने रिया को एक्सपोज किया, और ऐसे एक्सपोज किया कि रिया 14 दिन तक जेल को गया। मतलब ये, और कहना ये चाहता हूं कि जो लोग सवाल उठा रहे थे जी न्यूज़ के उन वीडियोस पर, दरअसल वो 4 वीडियोस अहम कड़ी की तरह साबित हुए, और रिया के और टीम रिया के जो झूठे नैरेटिव है उसको उसके कफन में आखिरी कील की तरह काम करने का काम इन जी न्यूज़ के वीडियोस ने किया, जिसका डीएनए टेस्ट करने का दमखम केवल और केवल सुधीर चौधरी जी में था। जो जी न्यूज़ ने वीडियो सबूत दिए हैं उसके लिए जी न्यूज़ और उसके रिपोर्टर्स बधाई के पात्र हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो सबूत रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत ही हानिकारक होंगे, उनकी बेल के लिए बहुत हानिकारक होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सबूतों के आने के बाद शायद उसे बेल मिले ही ना। और हां, ये कोई टीआरपी का खेल नहीं चल रहा है, ये आरोपियों को जेल तक पहुंचाने का खेल है। ये धर्म की लड़ाई है, हमारे कर्तव्यों की लड़ाई है, उन बुराइयों की लड़ाई है जो समाज में फैली हुई है। जी न्यूज़ इसमें जोर शोर से काम कर रहा है। आज जी न्यूज़ की वजह से रिया चक्रवर्ती जेल गई है। आज अगर जी न्यूज़ ने अगर इतना बड़ा स्टेप लेके इतने सारे वीडियोस और ये मुहिम जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अगर नहीं चलाई होती तो शायद आज वो जेल में नहीं होती। हम चाहते हैं जी न्यूज़ और भी उसको, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती है, इस इश्यू को जी न्यूज़ छोड़े नहीं। डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने दुनिया के सामने एक बार सच्चाई रखी, रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने रखा। अब दूध का दूध पानी का पानी जी न्यूज़ की तरफ से हो चुका है, पूरी दुनिया रिया की सच्चाई जान चुकी है। कल डीएनए में सुधीर चौधरी जी ने एक वीडियो बताया है जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग ले रही है। दूसरी तरफ वो कोर्ट में बोलती है कि मेरा स्टेटमेंट दबाव में लिया गया है, मैं ड्रग नहीं लेती थी, जबकि वीडियो में ऑलरेडी पता चल गया है कि वो ड्रग ले रही है।
इसी हिसाब से उसकी जमानत खारिज कोर्ट ने कर दी है। अब वो बचने वाली नहीं है और जी न्यूज़ ने सच्चाई को सामने लाया है। कल रात जो वीडियो जी न्यूज़ ने दिखाया था, इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है कि रिया सुशांत के साथ ड्रग लेते हुए, इसको आप झूठ नहीं कह सकता। मुझे लगता है यही वजह रहा कि रिया की बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। रिया चक्रवर्ती का जो वीडियो दिखाया गया है, इसमें वो सरेआम जो ड्रग्स ले रही है, उसमें सारा साफ साफ दिख रहा है कि वो ड्रग्स लेती थी, वो ड्रग्स का व्यापार भी करती थी। हम डीएनए का शुक्रिया करते हैं कि वो ऐसे ही काम करते रहे और ड्रग माफिया का ऊपर दरवाज करें। तो पूरे देश ने वो वीडियो देख लिया और अब पूरे देश में एक अलग भाव पैदा हो रहा है, एक अलग सेंटिमेंट पैदा हो रहा है और ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को अब आखिरकार इंसाफ जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे की कई महत्वपूर्ण चोटियों को अब अपने नियंत्रण में ले लिया है और यह बहुत बड़ी सफलता है। ये चोटियां फिंगर 4 इलाके के आसपास हैं। ये वही इलाका है जहां पर सबसे पहले तनाव की शुरुआत हुई थी और सूत्रों के मुताबिक इन पहाड़ी चोटियों पर भारतीय सैनिकों की जीत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी सफलता है। अब भारतीय जवान पेंगोंग लेक के पास फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन की सेना की गतिविधियों पर सीधे नजर रख सकते हैं। अब तक भारतीय सैनिक यहां पर निचले इलाकों में तैनात थे जहां से वो नजर नहीं रख पाते थे और चीन के सैनिक ऊंचाई पर तैनात थे, इसलिए वो नजर रखा करते थे। अब यहां पर तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। पेंगोंग लेक के करीब फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच एक बड़ा विवाद है। अब तक फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच दोनों ही देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती रही हैं, लेकिन इस साल सर्दियों के बाद जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए गए तो चीन के सैनिकों ने उन्हें फिंगर 4 के पास ही रोक दिया। तब से भारत की सेना लगातार ये मांग करती रही है कि चीन के सैनिक ये इलाका खाली करके वापस फिंगर 8 तक जाएं, लेकिन चीन अब तक अड़ा हुआ था। भारत मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC फिंगर 8 तक है, जबकि चीन अब इसे फिंगर 4 के पास बता रहा है। अब इस इलाके की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से चीन के सैनिकों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। 29 और 30 अगस्त की रात पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई पहाड़ियों को अपने अधिकार में ले लिया था। ये सारी पहाड़ियां वो हैं जो भारत के नक्शे में तो थीं, लेकिन वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक कभी इस इलाके में गए नहीं थे। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये 7 सितंबर की हैं और घुसपैठ के लिए चीन के सैनिक अपनी बंदूकों के साथ कुछ और हथियार भी लेकर आए थे, जिन्हें आप चीन की भाषा में गुआनडाओ कहते हैं।
ये चीन के पारंपरिक हथियार होते हैं, गुआंडाओ, और ऐसा लग रहा है कि वो भारत की सेना का सामना करने से डर रहे हैं। गुआंडाओ का इस्तेमाल चाइनीज मार्शल आर्ट्स में किया जाता है। इस हथियार में करीब 5 फीट लंबे डंडे के एक छोर पर, एक लाठी के छोर पर 1.5 फीट की एक धारदार तलवार लगी होती है और इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम के आसपास होता है। इस हथियार को आप तलवार और भाले का एक मिला जुला रूप कह सकते हैं और इसमें दोनों ही हथियारों के घातक गुण मौजूद होते हैं। यानी चीन पिछले 10 दिनों में पेंगोंग झील के दोनों तरफ अपना दबदबा गंवा चुका है। अब हम आपको एक और नक्शे के जरिए इसका असर समझाते हैं। पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर LAC के पास मुखपरी और रेकिन लॉ दोनों भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री पोस्ट हैं। इन पर 29 और 30 अगस्त की रात से भारत के जवान तैनात हैं। इन चोटियों से मोल्दो में चीन के सैन्य ठिकानों पर सीधे नजर रखी जा सकती है, जो LAC के पास चीन का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है। यानी चीन की सेना की हर गतिविधि अब भारतीय सेना की निगरानी में है। अब चीन को मोल्दो में अपने सैन्य अड्डे पर खतरा महसूस हो रहा है। कुछ सैन्य जानकारों के अनुसार चुशूल इलाके में भारतीय सैनिक अब वहां तक पहुंच चुके हैं जहां से भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूर ही रह गई है। ये अक्साई चीन के ठीक नीचे पूर्वी लद्दाख का इलाका है और 1962 के युद्ध तक यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच हुआ करती थी। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 1962 तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच थी, अब भारत के सैनिक वहां से लगभग 20 किलोमीटर पीछे ही रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई के बाद से चीन के सैनिक कई किलोमीटर आगे घुस आए थे और लगभग 60 साल के बाद भारत ने पहली बार अपनी खोई हुई उसी जमीन को हासिल कर लिया है। इसीलिए हम कहते हैं ये नया भारत है। चिंता की बात यह है कि इस समय LAC की कई पोस्ट ऐसी हैं जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच अब सिर्फ 300 मीटर की दूरी बची है। यानी दोनों सेनाएं एक दूसरे से 300 मीटर दूर ही हैं और एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़ी हुई हैं और बीच में सिर्फ 300 मीटर का फासला है। यह ऐसी स्थिति होती है जब दोनों तरफ से एक सैनिक की भी अगर कोई गलती हो जाए, एक सैनिक ने भी गलती से अगर कोई गलत कदम उठा लिया, एक सैनिक ने भी गलती से अगर एक गोली चला दी, तो वो एक गोली की वजह से दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए स्थिति बहुत नाजुक है। अब हम एक और नक्शा आपको दिखाएंगे जिसमें आपको यह पता चलेगा कि 1962 तक भारत की सीमा क्या हुआ करती थी और अब क्या है। हम भारत का जो नक्शा आमतौर पर देखते हैं, आजादी के बाद से वही हमारा वास्तविक नक्शा माना जाता है। लेकिन वर्ष 1962 की लड़ाई में चीन ने लद्दाख के पूरे अक्साई चीन इलाके और उससे लगे पूर्वी लद्दाख के एक बड़े इलाके की जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। फिर से सुन लीजिए, 40,000 वर्ग किलोमीटर एक देश के बराबर है, जिसे आज चीन अपना इलाका कहता है और इस इलाके में उसकी सेना का ही पूरा कब्जा है। चीन के इस अतिक्रमण के बाद भारत और चीन के बीच एक अस्थायी रेखा खींची गई थी, जिसे आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहते हैं। हमने आपको यह बताया कि 1962 के बाद क्या नई LAC बन गई थी, जो आप पीले रंग से इस समय देख रहे हैं, और 1962 से पहले क्या स्थिति थी। और इस प्रकार हमने 1962 में हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है उसे चीन के हाथों गंवा दिया था। लेकिन अब हम वापस उसे लेने की कगार पर पहुंचने लगे हैं। भारत और चीन के बीच अब बाजी पलट चुकी है। लद्दाख की घटनाओं के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की इस पहली बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर सहमति जताई गई है। आप भी सरल भाषा में इसे समझ लीजिए, क्योंकि भारत और चीन के बीच आगे आगे जो कुछ भी होगा उसका आपके जीवन पर भी गहरा असर जरूर पड़ेगा। पहली बड़ी बात यह है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सीमा पर जारी तनाव किसी भी देश के हित में नहीं है। दोनों देशों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाकों से अपने सैनिक हटाने का काम करते रहना चाहिए। इसमें जोर दिया गया कि दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि हालात और न बिगड़े। दूसरी बड़ी बात, भारत और चीन इस बात पर राजी हैं कि दोनों देशों के बीच जो सहमतियां हैं उनके हिसाब से तनाव कम किया जाना चाहिए। आपसी मतभेदों का असर सैनिक तनाव के रूप में सामने नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, दोनों देश सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के इलाकों में शांति बनाए रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचेंगे जिससे दोबारा झड़प की स्थिति पैदा ना हो।
इस संयुक्त बयान के चौथे पॉइंट में सीमा विवाद सुलझाने के लिए आपसी बातचीत को जारी रखने की बात कही गई है। इस बातचीत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भारत के प्रतिनिधि होंगे और चीन का पक्ष उनके विदेश मंत्री वांग यी रखेंगे, ताकि शांति बनी रहे और दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा कायम किया जा सके। पांचवी बात यह कि दोनों देश आपसी विश्वास कायम करने के लिए नए तरीकों में तेजी लाएंगे और इसे डिप्लोमेसी की भाषा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। दोनों देश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेंगे ताकि दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा और ज्यादा बढ़े। भारत और चीन के संयुक्त बयान की जो बातें हमने आपको बताई उसे कूटनीति की भाषा कहा जाता है। कूटनीति की भाषा थोड़ी अलग होती है। इसमें शब्दों को बहुत तोलकर और सोच समझकर लिखा जाता है। हर शब्द के मायने 50 बार सोचे जाते हैं, समझे जाते हैं इसे लिखने से पहले। लेकिन अब हम आसान भाषा में आपको इसका मतलब समझाते हैं। आपको याद होगा इस बयान में कहीं भी यथास्थिति यानी स्टेटस को शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और ये अनजाने में नहीं हुआ, जानबूझकर हुआ है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भारत और चीन के ऐसे संयुक्त बयानों में भारत का सारा जोर स्टेटस को बनाने पर होता था, क्योंकि चीन हमारे इलाके में घुस आता था और वापस जाने को तैयार नहीं होता था। अब भारत ये कह रहा है कि बातचीत करते रहो। अंतर समझिए, इससे पहले चीन कहता था कि बातचीत करते रहो, हमारी जमीन पर कब्जा भी किए रहता था और कहता था बातचीत करते रहो। अब भारत कह रहा है बातचीत करते रहो और भारत ये भी कह रहा है तब तक जमीन भी आपकी छोड़ेंगे नहीं। जबकि चीन का जोर इस बात पर है कि LAC पर पहले की स्थिति बहाल की जाए, यानी ये जो स्टेटस को की जो बात हो रही है और पहले की स्थिति की जो बात हो रही है, अब चीन कह रहा है कि पहले आप हमारी सीमा छोड़िए और फिर बातचीत करेंगे। पहले भारत कहता था कि पहले आप हमारी जमीन खाली कीजिए फिर बातचीत करेंगे। तो देखिए कैसे पासा पलट गया। भारत और चीन के बीच समीकरणों में यह बदलाव 29 और 30 अगस्त के बाद से आया है और आपको याद होगा इसी दिन पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई अहम हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया था। ये सारी पहाड़ियां वो हैं जो भारत के नक्शे में तो थीं, नक्शे में तो दिखती हैं, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक उस इलाके में कभी जा नहीं पाए थे। इसके बाद भारत ने फिंगर 4 इलाके में भी कई ऊंचे पहाड़ों को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसकी वजह से आज भारत को यह बार्गेनिंग पावर मिली है चीन के साथ बार्गेन करने की। परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत।